हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज को, जिसमें हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लर्निंग एंड थिंकिंग से रिलेटेड। चिंतन और अधिगम से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट एग्जाम्स में और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक सीरीज चल रही है जिसमें हम सीडीपी के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी ये 7वीं क्लास है। इससे पहले हमारी 6 क्लासेस हो चुकी है जिसमें हम लगभग 6 18 180 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपका पर्यावरण और वंशानुक्रम और पियाजे कोलबर्ग बायगोस्की, इतना हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट सीडीपी प्रैक्टिस सेशन के नाम से। वो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Which of the following statements cannot be considered as a feature of the process of learning? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रियाओं की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता है? लर्निंग इज अ गोल ओरिएंटेड, तो हम कह सकते हैं कि जो लर्निंग होती है उसका एक लक्ष्य तो होता ही है, लेकिन हमें यहाँ बताना है कि कौन सा लर्निंग का फीचर नहीं है। अनलर्निंग इज ऑल्सो अ लर्निंग प्रोसेस, ये बात ही बिल्कुल सही है कि जब कुछ सीखना नहीं हो रहा होता है, जिसे हम बोलते हैं अनअधिगम। अनअधिगम भी एक अधिगम का हिस्सा है। जब आप कुछ नहीं सीख रहे तब भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक प्लेस, शिक्षण संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां सीखना होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। शिक्षण संस्थान में ही नहीं सीखता बच्चा, इसके अलावा बच्चा अपने समाज से, अपने पर्यावरण से बहुत कुछ सीखता है। लर्निंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, ये बात ही बिल्कुल सही है कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक, तो हमें क्या बताना था? कैन नॉट यानी नॉट बताना था। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही ऐसे नहीं है जहां पर सीखना होता है। इसके अलावा और भी ऐसी जगह हैं, बच्चा अपने पर्यावरण के माध्यम से, दोस्तों के साथ, अपने घर पर, परिवार पर, रिश्तेदारों के माध्यम से भी सीख रहा होता है। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लर्निंग कैन बी इनरिच्ड इफ, सीखने को समृद्ध किया जा सकता है यदि। किस तरह से हम सीखने को समृद्ध कर सकते हैं? टीचर यूज डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्चर एंड एक्सप्लेनेशन। देखिए, लेक्चर एंड एक्सप्लेनेशन से तो काम नहीं चलेगा। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करते हैं। लेक्चर्स जो हैं, व्याख्यान जो हैं, इनको बिल्कुल नकारा गया है छोटे बच्चों के लिए। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो राइट आंसर होगा ही नहीं। ड्यू अटेंशन इज पेड टू पेरियोडिक टेस्ट इन अ क्लास, कक्षा में आवधिक परीक्षणों पर उचित ध्यान देकर, यानी कि जो बार बार टेस्ट होते हैं, हर 7 दिन में हो रहा है या हर 15 दिन में हो रहा है, इन पर विशेष ध्यान देकर, तो इनसे भी लर्निंग जो है वो इनरिच नहीं होगी। सिचुएशंस फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आर ब्रॉट इनटू द क्लास इन विच स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द टीचर फैसिलिटेट। देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है पढ़ाने के लिए, पढ़ाते टाइम, कि बच्चों की जो भी स्थितियां हैं या बच्चों को हम वास्तविक जगत के साथ जोड़ सकें। क्लासरूम को हम बाहरी दुनिया के साथ या बच्चे की दुनिया के साथ जोड़ सकें, यह मेन उद्देश्य होता है। इससे ही लर्निंग सबसे बेहतर तरीके से होती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। मोर एंड मोर टीचिंग एड्स आर यूज इन द क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग एड यूज करना ठीक है, लेकिन उससे बच्चे रियल लाइफ के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो इसकी श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जो कि बेस्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका आंसर मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, 3 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया जाता है, या फिर किसने अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात करी है? देखिए, जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, जिसे हम बोलते हैं इनसाइट थ्योरी, इनसाइट थ्योरी दी हुई है गेस्टोल्टवादियों के द्वारा, गेस्टोल्ट सिद्धांतवादियों के द्वारा। ठीक है, गेस्टोल्टवादियों के बारे में बता दूं कि ये जो सिद्धांत दिया था वह दिया गया था कोहलर के द्वारा। ठीक है, और प्रमुख गेस्टोल्टवादी में आपके कोहलर, कोफका और वर्दीमर। ठीक है, ये तीनों आते हैं। कोहलर ने प्रयोग करा था एक चिंपांजी के ऊपर, जिस चिंपांजी का नाम था सुल्तान, और वहीं से इन्होंने इनसाइट थ्योरी को निकाला था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाय हिम और हर इन अ सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट, दिस इज रिलेटेड टू। एक छोटा सा बच्चा नई स्थिति के लिए
अतीत की तरह की स्थिति में उसके द्वारा की गई प्रक्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। मतलब कि उसकी लाइफ में पहले कभी कोई सिचुएशन आई होगी तो उसने वहां पर एक तरह से रिएक्ट करा होगा। अब दूसरी बारी बच्चा उसी तरीके से रिएक्ट करता है जैसे कि उसने पहले करा था। ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा होता है लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग, सीखने की सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम ये कहता है कि मान लो मेरे सामने कोई एक सिचुएशन आती है और मैं उस सिचुएशन में किसी तरह का रिएक्शन करता हूँ या किसी भी तरह से रिएक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने सीख लिया है कि इन परिस्थितियों में मुझे किस तरह से रिएक्ट करना है। अब दोबारा से मेरे पास वही परिस्थिति आएगी तो फिर मैं दोबारा से उसी तरह से रिएक्ट करूंगा। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग। एक जगह का सीखा हुआ अब दूसरी जगह यूज कर रहे होते हो, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, इनके बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे अभी आने वाले क्वेश्चंस के माध्यम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है लर्निंग कैन बी इनरिच्ड इफ, सीखने को या अधिगम को समृद्ध किया जा सकता है यदि। अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो गया, दोबारा टाइप हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। वास्तविक दुनिया की स्थिति को कक्षा में लाया जाए जिससे छात्र एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और शिक्षक सुविधा देता है। क्वेश्चन नंबर 6 हेल्पिंग लर्नर्स रिकैपिचुलेट और रिकॉल व्हाट दे हैव ऑलरेडी लर्न इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, शिक्षार्थियों को जो उन्होंने पहले ही सीखा है उसे याद करने में याद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि। अब जो शिक्षार्थियों ने पहले सीखा है उसे याद करना महत्वपूर्ण क्यों है? इट इज़ अ कन्वीनियंट बिगिनिंग फॉर एन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ये किसी भी कक्षा निर्देश के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। हाँ, थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं अगर बच्चे को पुराना याद है या पुराना याद करने में बच्चा सक्षम है तो कुछ नया स्टार्ट करने में हमें आसानी होगी। रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू पेरियर नॉलेज एनहेंस लर्निंग, ये बात भी सही है कि नई जानकारी को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना सीखने को बढ़ाता है, अधिगम को बढ़ाता है। आप नया चैप्टर पढ़ा रहे हो और उस बच्चे को रिकॉल करा दो, देखो इस जैसा आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, तो बच्चा उसको अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएगा। इट इज़ इफेक्टिव वे ऑफ रीजनिंग ओल्ड लेसन, ये पुराने पाठ को संशोधित करने का एक प्रभावी तरीका है। संशोधित नहीं आएगा, रिवीजन मतलब कि पुराने पाठ को दोहराने का प्रभावी तरीका हो सकता है। इट एनहेंस द मेमोरी ऑफ लर्नर्स दे आर द स्ट्रेंथिंग लर्निंग, ये सीखने को मजबूत करके वहाँ के शिक्षार्थियों की याददाश्त को बढ़ाता है। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही जरूरी सही है, तीनों ही अच्छे ऑप्शन है, बट राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा कि नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ना सीखने को बढ़ाता है। रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रीवियस नॉलेज एनहेंस द लर्निंग, जब आप न्यू नॉलेज को जोड़कर पुराने नॉलेज के साथ जोड़कर पढ़ा रहे होते हो तो बच्चे बेहतर तरीके से सीख रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फीचर ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता है? लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट मेडिएट्स बिहेवियर, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। ये बात तो ठीक है, व्यवहार में मध्यस्थता बिल्कुल सीखना करता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है तभी तो हम उसे सीखना बोलते हैं। लर्निंग इज समथिंग दैट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टन एक्सपीरियंसेस, ये बात भी ठीक है, जो अधिगम है या सीखना है अनुभवों के परिणाम स्वरूप ही होता है। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग नहीं होता है। लर्निंग इज द चेंजिंग ऑफ बिहेवियर, आपके अनुभव के माध्यम से आपके बिहेवियर में जो परिवर्तन आता है उसे तो हम लर्निंग कहते हैं। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर तो लर्निंग होगा ही नहीं। अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ये बात भी सही है कि अनलर्निंग भी लर्निंग का पार्ट है। ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है, ठीक है। देखिए स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर को ही साइकोलॉजी बोला गया था, आपको शायद याद हो तो। इसके द्वारा जो व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादी ने बोला था कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, जिसके प्रतिपादक वॉटसन थे, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और मैं उन्हें इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, चोर कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर लर्निंग नहीं होगा। लर्निंग इज द चेंज ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस, अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये सही होगा, ठीक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहा, नहीं बताना था। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के बारे में सही है, लर्निंग के बारे में कौन सा सही है ये बताना है। एरर्स मेड बाय चिल्ड्रंस इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज टेकन प्लेस, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां बताती हैं कि कोई सीख नहीं हुई है या अधिगम नहीं हुआ है। ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। अगर बच्चा काम करते टाइम गलती कर रहा है तो हम उसे इसी में कंसिडर करेंगे कि बच्चा सीख रहा है और सीखते टाइम गलतियां होना आम बात है।
लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन एनवायरनमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर्स। ये बात बिल्कुल ठीक है। अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। बिल्कुल सही है। लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर एट एनी स्टेज ऑफ द लर्निंग। ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे जो भावनात्मक कारक है उससे हमारा अधिगम बिल्कुल प्रभावित होता है। अगर आप दुखी हो, किसी तरह से परेशान हो, तो आप उस स्थिति में नहीं सीख सकते। लर्निंग इज फंडामेंटली अ मेंटल एक्टिविटी। सीखना मूल रूप से एक मानसिक गतिविधि है। सीखना सिर्फ मानसिक गतिविधि ही नहीं है, हम मेंटली भी सीखते हैं, हम फिजिकली भी सीख रहे होते हैं, हम इमोशनली भी सीखते हैं और हम सोशली भी सीखते हैं। तो तीनों तरीके से सीख रहे होते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा। अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ टीचर यूजेस अ टेक्स्ट एंड सम पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स and holds a discussion with her students. The students link the details with their previous knowledge and learn the concepts of nutrition. This approach is based on। एक शिक्षिका पाठ और फलों और सब्जियों के कुछ चित्रों का उपयोग करती है, अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है, छात्र विवरण को अपने पिछले ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की अवधारणा सीखते हैं। देखिए, छात्र जो कर रहे हैं वो विवरण को अपने पिछले ज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं, पिछले ज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं, तो छात्र अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नई चीजों के साथ ऐड करके। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का निर्माण। एक जगह किसी ने इसका आंसर क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग में बताया है, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग से यहाँ से कुछ नहीं जुड़ रहा। हम किसी चीज से रिलेट करके बच्चों को मतलब कनेक्शन नहीं बना रहे, अनुबंधन जैसा कुछ नहीं चल रहा है। हम यहाँ पर बस ये कर रहे हैं कि बच्चों को फलों सब्जियों के कुछ चित्रों का उपयोग कर रहे हैं, छात्र विवरण को अपने पिछले ज्ञान से जोड़ रहे हैं, तो पिछले ज्ञान से जोड़ते हुए भी अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ये जो क्वेश्चन है ये है मई 2012 सीटेट पेपर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत काफी पुराना पेपर है, जब शायद सीटेट दूसरा या तीसरी बार ही था, तो वहां से ये क्वेश्चन वहां पर आया था ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक नो डिफरेंस एट ऑल टू द लर्निंग इन अ न्यू सिचुएशन इट इज कॉल्ड। जब किसी नई परिस्थिति में पिछले सीखने का कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसे क्या कहा जाता है। मतलब कि आपने पहले कुछ सीखा, अब जब कुछ नया सीख रहे हो तो पुराना सीखा वहां पे कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। मान लो कोई एक व्यक्ति है, मान लो मैं अपने एग्जांपल दे लेता हूँ। मैं स्कूल में जो पढ़ाता हूँ मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैं मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। अब मैं मैथ्स अच्छा पढ़ाता हूँ और मैं कुकिंग कैसा करता हूँ, इन दोनों का सीखना बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि इस दोनों का सीखना कहीं इफेक्ट नहीं डालेगा। ऐसा नहीं कि मेरा मैथ्स अच्छा है तो मैं कुकिंग भी अच्छा करता हूँ, तो ये बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है, इन दोनों का किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सीखने का शून्य स्थानांतरण। सीखने का सकारात्मक स्थानांतरण सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यह है कि आपको साइकिल चलाना आती है और ये साइकिल चलाना आपको हेल्प करता है बाइक चलाने में। नकारात्मक स्थानांतरण हम ये कह सकते हैं कि जब हम हिंदी अच्छे से सीख जाते हैं तो और उसके बाद इंग्लिश सीख रहे होते हैं तो हिंदी का सीखना हमें कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हम हिंदी में यूज टू ज़्यादा होते हैं, तो हम हिंदी में ही बोल देते हैं इंग्लिश की जगह। तो ये नकारात्मक हस्तांतरण की तरह चला जाएगा, पूर्ण हस्तांतरण कुछ होता नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। यहाँ पर जीरो लर्निंग हो रही है, जीरो हस्तांतरण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। हेरिडिटी ऑफ चाइल्ड, स्टाइल ऑफ लर्निंग, एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ द चाइल्ड, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे की अनुवांशिकता, सीखने की शैली, बच्चों का परीक्षा परिणाम या फिर बच्चे की आर्थिक स्थिति। अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो होता है स्टाइल ऑफ लर्निंग, कि सीखने की शैली क्या है, बच्चा किस तरह से सीखता है, ये इंपॉर्टेंट होता है सीखने की प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्समेंट इज एसोसिएटेड विथ। सुदृढ़ीकरण भी बोल देते हैं और उसे पुनर्बलन भी बोल देते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है। पुनर्बलन का सिद्धांत जुड़ा हुआ है स्किनर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक थ्योरी है, एक है आपकी थ्योरी ऑफ री इन्फोर्स
जिसे हम बोलते हैं पुनर्वलन का सिद्धांत ही बोलते हैं, ये जुड़ा हुआ है हल से। ठीक है, क्लार्क हल है, CL हल है, इनसे ये जुड़ा हुआ है थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। एंड इसको अपने सिद्धांत में यूज करा है स्किनर ने। तो हल ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम स्किनर टिक करेंगे, और स्किनर की जगह अगर हल ऑप्शन में दिखता है तो फिर हमें हल टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स बिटवीन ऑलरेडी लर्नड स्किल एंड न्यू स्किल रिजल्ट्स इन। पहले से सीखे गए कौशल और नए कौशल के बीच समान तत्वों की उपस्थिति, मतलब कि साइकिल और बाइक को चलाना काफी हद तक सेम है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा वो होगा पॉजिटिव ट्रांसफर, यानी कि सकारात्मक स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर इन्वॉल्व्ड इन थिंकिंग, सोच में शामिल है। देखिए, जो आपकी थिंकिंग होती है या फिर जिसे हम बोलते हैं हिंदी में चिंतन, चिंतन में 4 मेजर कंपोनेंट हैं जो शामिल हैं। उन 4 में जो सबसे पहले आता है वो तो आपका इमेज आता है। ठीक है, तो इमेज वाले सही होंगे, इमेजिनेशन नहीं आता, इमेज आता है। इमेज के साथ साथ फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट का होना भी इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट किस में है, इसमें है, इसमें है, तो हमारा फर्स्ट भी गलत हो गया। अब ये चल रहा है, या तो ये वाला, ये तो हो गया आंसर, ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। फिर एक इसमें प्रोपोजिशन भी आता है, प्रोपोजिशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोपोजिशन तो हमें दोनों में देखने के लिए मिल रहा है। फिर इसमें एक लैंग्वेज भी आता है। अब ये चारों चीज जिसमें हमें दिख रही हैं वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये चारों चीज हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिख रही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा इमेज, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट्स, प्रपोजिशन। ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा अगर इन 4 की जगह हमें 3-3 का पेयर बनाते हुए मिल जाए, 3-3 का पेयर बनाते हुए मिले, तो इन्हें तो हमें छोड़ना ही नहीं है। हम लैंग्वेज को हटा सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज कभी कभी शामिल होता है और कभी कभी शामिल नहीं होता है। ठीक, जब भाषा नहीं थी तब भी लोग सोचते थे। ठीक है, और कभी कभी ये करते क्या हैं, इमेज की जगह दूसरा वर्ड यूज कर देते हैं, सिंबल। अगर आपको इमेज की जगह सिंबल देखने के लिए मिले तब भी आप उसे टिक करोगे, ये भी आपके थिंकिंग का ही एक पार्ट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, बाकी सारे गलत हैं। इमेज लैंग्वेज थिंकिंग में आती है, लैंग्वेज आती है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एंड प्रपोजिशन आता है, प्रतिमा, भाषा, अवधारणा और प्रतिज्ञप्ति। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग आर द फॉलोइंग स्टेप्स सेट टू टेकन प्लेस। चिंतन के सूचना प्रसंस्करण मॉडल के चरणों का क्या क्रम होगा? रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन एंड रिस्पॉन्स सिलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग या फिर कैटेगराइजेशन, प्रतिक्रिया निष्पादन, प्रतिक्रिया चयन पूर्व, प्रसंस्करण या वर्गीकरण। देखिए, जो प्रसंस्करण होता है, प्री प्रोसेसिंग होता है, ये तो सबसे पहले आएगा, तो जो थर्ड है वो तो सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। और जो रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन है, प्रतिक्रिया का निष्पादन, ये काम हम सबसे लास्ट में करेंगे, तो फर्स्ट सबसे लास्ट में आएगा, फर्स्ट सबसे लास्ट में, और थर्ड सबसे पहले सिर्फ इसी ऑप्शन में है। उसके बाद आता है हमारा वर्गीकरण, फिर आता है प्रक्रिया चयन करना, चयनपूर्व शायद ट्रांसलेशन एरर है, फिर आता है प्रक्रिया निष्पादन। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका प्री प्रोसेसिंग आएगा, आप पहले ही उसको प्रोसेस करके देखते हो कि आखिर ये कोई भी प्रॉब्लम है वो किस तरह से सोल्व होगी। फिर कैटेगराइज करते हो, क्या किस कैटेगरी में प्रॉब्लम जाने वाली है, किस तरह का आपको रिस्पॉन्स करना है उसको आप सिलेक्ट करोगे, फिर आप उस रिस्पॉन्स को एग्जीक्यूट कर दोगे, निष्पादित कर दोगे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट, आंशिक सुदृढ़ीकरण या फिर आंशिक पुनर्बलन। याद रखिएगा, देखिए 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है पार्शियल और एक होता है इंटरवल। ठीक है, इंटरवल में क्या होता है, चलो इसे हम डिस्कस कर लेंगे अच्छे तरीके से, स्किनर वाली थ्योरी में इसे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अभी आप इसके लिए इतने याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एक ही जगह से बनकर आता है कि कौन सा रीइंफोर्समेंट सबसे इफेक्टिव है। तो जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इज मोर इफेक्टिव देन कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट। हाँ, आंशिक का अपोजिट होता है एक निरंतर, निरंतर सदीकरण की तुलना में अधिक प्रभावी है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, एक बच्चा है, वो पहला टेस्ट देता है और आप उसे एक चॉकलेट दे देते हो, दूसरा टेस्ट देता है फिर एक चॉकलेट दे देते हो, तीसरा टेस्ट देता है फिर एक चॉकलेट दे देते हो। अब बच्चे का जो मोटिवेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा कि यार मुझे सिर्फ एक चॉकलेट ही मिलती है, मतलब टेस्ट दूंगा फिर एक चॉकलेट मिलेगी, फिर टेस्ट दूंगा फिर एक चॉकलेट मिलेगी,
तो रीइंफोर्समेंट जो है वो कम हो जाएगा। अब बच्चे को उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा कि फिर मतलब जो एक्साइटमेंट है ना, मुझे चॉकलेट मिलेगी इसके लिए मुझे पढ़ना, तो ये खत्म हो जाएगा। दूसरे केस में आप करते क्या हो, आपने पहला टेस्ट लिया कुछ नहीं दिया, दूसरा टेस्ट लिया चॉकलेट दे दी, तीसरा टेस्ट लिया कुछ नहीं दिया, चौथा टेस्ट लिया कुछ नहीं दिया, पांचवा टेस्ट लिया कुछ नहीं दिया, छठा टेस्ट लिया फिर एक चॉकलेट दे दी, सातवें में कुछ नहीं दिया, आठवें में कुछ नहीं दिया, नौवें में फिर चॉकलेट दे दी। अब आप उसे रीइंफोर्समेंट दे तो रहे हो, लेकिन आप कभी दे रहे हो कभी नहीं दे रहे हो, तो ये हो गया आपका आंशिक। ठीक है, आप कभी दे देते हो और फिर कभी नहीं देते, तो ये पार्शियल रीइंफोर्समेंट के अंदर आ जाता है, जो कि ज़्यादा प्रभावी होता है। जो अ, जो क्या बोलते हैं कसिनो वगैरह में जो जुआ वगैरह खेलते हैं, तो उनके अंदर यही होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। उन्हें पता नहीं होता कि कब हमें कितना मिलने वाला है। ठीक है, इसी के चक्कर में वो खेलते रहते हैं और खेलते रहते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सपोज यू आर ए चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, आप हो गए भाई साहब सीबीएसई के, सॉरी सीबीएसई नहीं, ये अलग है, आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरपर्सन हो गए हो। ठीक, एंड हाउ वुड यू प्लान टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल अंडर योर ज्यूरिडिक्शन। मान लीजिए आप स्कूल बोर्ड के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, और आप अपने विकास अधिकार क्षेत्र के तहत स्कूलों में शिक्षा समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने की योजना कैसे बनाएंगे। देखिए, जब हम शिक्षा की पूरी तरह से गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए योजना बनाएंगे, तो एक कन्वर्जेंट तो हम बनाएंगे नहीं, तो कन्वर्जेंट वाले दोनों गलत। अब जब हम योजना बनाएंगे तो हाई ऑर्डर की बनाएंगे, लोअर ऑर्डर से तो काम चलेगा ही नहीं, तो उच्च क्रम अपसारी हम योजनाएं बनाएंगे, हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है, द कंक्लूजन, चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर, यहाँ पर आएगा डिप्लेटेड, ठीक है सही है, डिप्लेटेड इन मूवीज मे बी ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। निष्कर्ष, बच्चे फिल्मों में हिंसक व्यवहार को सीख सकते हैं, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। ये जो स्टेटमेंट उठा है, ये स्टेटमेंट उठाए वेंडुरा की सोशियो लर्निंग थ्योरी से। वेंडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत या फिर मॉडलिंग थ्योरी जिन्होंने दी, या फिर जो 3-4 चीज़ों की बात करते हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, तो ये वेंडुरा की थ्योरी है। वेंडुरा ने क्या करा था, वोवो डॉल पर एक्सपेरिमेंट करा था। पहले बच्चों को एक पिक्चर दिखाते हैं जिसमें एक है जो मतलब कुछ हिंसात्मक सीन होते हैं, फिर बच्चों के कमरे में पहुंचाया जाता है जहाँ पे एक बॉबो डॉल होता है, तो बच्चे उस बॉबो डॉल के साथ भी वैसा ही बिहेवियर कर रहे होते हैं जैसा उन्होंने उस मूवी क्लिप में देखा हुआ था। ठीक है, तो बच्चे मूवी में दिखाए जाने वाले जो खतरनाक सीन होते हैं, हिंसात्मक सीन होते हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो काफ़ी मूवीज ऐसी होती है जिन्हें बोला जाता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी विशेष मतलब समझ आने के लिए ज़रूरत है, या फिर उनके लिए मूवी है नहीं है, विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो ऐसे कुछ मूवीज़ के डिस्क्लेमर्स में बताया जाता है, जो वेंडुरा की थ्योरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रेडीनेस फॉर लर्निंग रेफर्स टू, सीखने के लिए तत्परता का अर्थ है। देखिए, ये थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तैयारी के नियम से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक, हम अगर ऑप्शन में ये होता तत्परता का नियम, सीखने का तत्परता का नियम किसने दिया था, हम बोल देते थॉर्नडाइक ने, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये जुड़ा हुआ है प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग कंटिन्यूम, सीखने की निरंतरता में छात्रों का वर्तमान संज्ञान स्तर कैसा है, उसी पर डिपेंड करेगा सीखने के लिए बच्चे तत्पर हैं या नहीं। देखिए, बच्चे अगर सीखने में निरंतर हैं, मतलब निरंतर सीखते जा रहे हैं, तो बच्चे सीखने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सटिंक्शन ऑफ अ रिस्पॉन्स इज मोर डिफिकल्ट इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया का विलुप्त होना अधिक है, या किसी प्रतिक्रिया का विलुप्त होना कठिन होगा, कब कठिन होगा, आंशिक पुनर्वलन के माध्यम से, निरंतर, सजा, या फिर मौखिक तिरस्कार। देखिए, पनिशमेंट की बात तो कभी किसी ने नहीं करी है, अभी हम पढ़कर आए कि रिस्पॉन्स बहुत ही मुश्किल से हटेगा, बहुत ही मुश्किल से विलुप्त होगा, कब, जब आप उसे आंशिक पुनर्वलन दोगे, यानी कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट दोगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टूडेंट ऑब्जर्व फैशन शो एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स, दिस काइंड ऑफ इमिटेशन में बी कॉल्ड, छात्र फैशन शो देखते हैं और मॉडल की नकल करने की कोशिश करते हैं,
इस प्रकार की नकल को क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है सोशल लर्निंग। ये वेंडोरा की सोशल लर्निंग थ्योरी से ही जुड़ा हुआ है, जहां बच्चे किसी को देखते हैं और फिर उसी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम शैली का उदाहरण है? देखिए, तीन मेन अधिगम शैली होती है। एक तो विजुअल होती है, दृश्य, एक ऑडिटरी होती है सुनने वाली, और एक होती है काइनेस्थेटिक, जब आप खुद करके सीख रहे होते हो। तो विजुअल लर्नर्स होते हैं, ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं एंड काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। देखकर सीखने वाले, सुनकर सीखने वाले और खुद करके सीखने वाले। तो इस तीन तरह के होते हैं, बाकी तीन ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। विजुअल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कॉन्सेप्ट्स मैप्स लाइकली टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स बाय? कल्पना मानचित्रों से नई अवधारणाओं की समझ में वृद्धि होने की संभावना है। किस तरह की वृद्धि होगी? ट्रांसफरिंग नॉलेज बिटवीन कंटेंट एरियाज, सामग्री क्षेत्रों के बीच ज्ञान स्थानांतरित करना, फोकसिंग अटेंशन ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स, विशिष्ट विवरण पर ध्यान केंद्रित करना, एंड प्रीओरिटाइजिंग अकेडमिक कंटेंट फॉर स्टडी, अध्ययन के लिए शैक्षणिक सामग्रियों को प्राथमिकता देना, इंक्रीजिंग एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली, जानकारी को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता बढ़ाना। राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए, प्रायोरिटाइजिंग एकेडमिक कंटेंट फॉर स्टडी, ये तो है ही नहीं। फोकसिंग अटेंशन ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है इसका, इंक्रीजिंग एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली, जानकारी को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता बढ़ाना। ये मेन उद्देश्य रहता है कॉन्सेप्ट्स मैप्स में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स, निगमनात्मक तर्क में शामिल है। रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर, रीजनिंग फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। देखिए, डिडक्टिव मतलब होता है आपका निगमनात्मक। निगमनात्मक तर्क में हमेशा जो निगमनात्मक तर्क चलेगा वो चलेगा आपका सामान्य से विशिष्ट, जिसे हम बोलेंगे जनरल टू स्पेसिफिक, और ये आपका चलता है रूल टू एग्जाम्पल, यानी कि नियम से उदाहरण। और एक और चीज याद रखना, यही आपका चलता है एब्स्ट्रैक्ट, ये चीज, ये पॉइंट मतलब इसमें सामान्य से विशिष्ट और नियम से उदाहरण। ठीक, दो चीज इसमें याद रखो। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट भी हम बोल सकते हैं कि ये अमूर्त से मूर्त चलता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ये चलता है आपका सामान्य से विशेष, यानी कि जनरल टू पार्टिकुलर या जनरल टू स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन चिल्ड्रन लर्न अ कॉन्सेप्ट एंड यूज इट, प्रैक्टिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एरर्स कमिटेड बाय देम, दिस आइडिया वाज गिवन बाय। जब बच्चे एक अवधारणा सीखते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की गई त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसने दिया था? देखिए, जब बच्चे कोई नई चीज़ सीख रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, तो अगर बच्चे उसका बार बार अभ्यास करते हैं तो उनकी त्रुटियां कम होती हैं, उनके एरर्स कम होते हैं। ये जुड़ा हुआ है थॉर्नडाइक का, और ये है थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, थॉर्नडाइक ने तीन मेन नियम दिए थे। ठीक है, सीखने के तीन लॉ दिए थे। पहला जो था वो तो था आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जो दूसरा था वो था लॉ ऑफ रेडीनेस, और तीसरा जो था वो था लॉ ऑफ इफेक्ट। हिंदी में बोलें, हिंदी में इन तीनों को हम बोलेंगे, पहला जो था वो था अभ्यास का नियम, इनका सीरीज, इनको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर था आपका तत्परता का नियम, और चौथा था प्रभाव का नियम। ठीक है, अभ्यास का नियम तो ये कहता है कि जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे जल्दी सीखोगे। तत्परता का नियम ये बोलता है कि जब तक बच्चा तत्पर ना हो सीखने के लिए तब तक उसे नहीं सिखाया जा सकता। प्रभाव का नियम बोलता है जब तक बच्चे को सीखने में संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह नहीं सीखेगा, या फिर वह सीखना बाद में मन कर देगा। तो राइट आंसर इसका थॉर्नडाइक रहेगा। थॉर्नडाइक के ये तीन मेन नियम थे, और इसके बाद सेकेंडरी लॉज भी थे जो 5-6 अलग जगह अलग अलग ही मिलते हैं। वहाँ से क्वेश्चन कम आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन मेन से ही आता है जो सीखने के तीन प्रमुख नियम थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग
ऑफ एल्बर्ट वेंडूरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अल्बर्ट वेंडूरा के सामाजिक शिक्षा के सिद्धांत के अनुसार या सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। प्ले इज इसेंशियल एंड शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन स्कूल, खेल जरूरी है और इस स्कूल में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। खेल की बात इन्होंने इतनी ज़्यादा करी नहीं है। मॉडलिंग इज अ प्रिंसिपल वे ऑफ लर्निंग चिल्ड्रन टू लर्न, मॉडलिंग बच्चों के सीखने का एक प्रमुख तरीका है, बिल्कुल सही है। अनरिजोल्व, ये इसकी बात उन्होंने करी नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल, पहली बात तो ये है कि ये सामाजिक विकास से स्वतंत्र नहीं है, आपका संज्ञानात्मक विकास जुड़ा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इन्होंने मेन बात करी थी मॉडलिंग पर। देखिए जो अल्बर्ट वेंडूरा है, इनकी जो थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी, इनमें ये कुछ चीज़ों की बात करते हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये सबसे पहले बोलते हैं अटेंशन की, फिर बात करते हैं रिटेंशन, फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन, और फिर चौथा टर्म इन्होंने दिया था मोटिवेशन। हिंदी में बोले तो पहला आता है आपका अवधान, अवधान के बाद रिटेंशन का होता है धारण, फिर होता है रिप्रोडक्शन यानी कि इसको पुनर्उत्पाद, और फिर लास्ट में आता है अभिप्रेरणा। ठीक है, कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे पहले आपका अवधान वहाँ पर जाना यानी आपका अटेंशन होना जरूरी है, फिर वह चीज़ आपके दिमाग में रुकना चाहिए, फिर आपको खुद उसे करके देखना है आप उसे खुद कर पा रहे हो नहीं, और इसको अगर आप कर लेते हो तो फिर आप मोटिवेट होते हो, यानी इसको करने के लिए आपको एक मोटिवेशन भी चाहिए। अगर आप कर लेते हो तो फिर आप मोटिवेट होकर दोबारा से उसे अच्छे तरीके से करते हो। तो ये चार चीज़ों की बात एल्बर्ट वेंडूरा ने अपनी थ्योरी सोशल लर्निंग थ्योरी या फिर सामाजिक अधिगम सिद्धांत में दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग एम्फेसाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत किस कारक पर जोर देता है। तो सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत आपके हम ये कह सकते हैं वातावरण, या फिर आप इसे बोल दो पर्यावरण, इन पर जोर देता है, यानी इन्वायरमेंट या फिर बच्चे के आसपास का जो सराउंडिंग है उस पर। जो किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपके नर्चर से यानी कि पोषण से। पोषण किसका अल्टर है, किसकी जगह पे यूज किया जाता है, पोषण जो यूज किया जाता है ये बच्चे के पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट की जगह यूज किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। और जो हेरिडिटी है यानी प्रकृति है, इसकी जगह पे आपका हेरिडिटी की जगह नर्चर यूज किया जाता है, प्रकृति यूज किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 है, लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक कब दे आर टॉट अकॉर्डिंग टू द नेट्स ऑफ द सोशल एम्स, कह सकते हैं जब तक उन्हें सामाजिक आवश्यकता के अनुसार नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं सीख सकते। दे नोज दैट द मटेरियल विगन थॉट विल बी टेस्टेड इन द नियर फ्यूचर, वे जानते हैं कि सिखाई गई सामग्री का निकट भविष्य में परीक्षण किया जाएगा, कि आने वाले टाइम पे एग्जाम होगा इसलिए सीखो, तो ये कोई ज़रूरी है नहीं। दे आर प्रिपेयर टू लर्न, ये बात बिल्कुल ठीक है, जब तक बच्चे सीखने के लिए तैयार नहीं हो जाते हम उन्हें नहीं सिखा सकते। दे आर आस्क्ड अबाउट देयर लर्निंग इन स्कूल बाय देयर पेरेंट्स एट होम ऑन ना डेली बेसिस, स्कूलों में उनके माता पिता द्वारा दैनिक आधार पर घर पर उनके सीखने के बारे में पूछा जाता है, इससे कोई इतना इफेक्ट पड़ता नहीं है, और फर्स्ट ऑप्शन भी इतना कोई खासा अच्छा है नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ लर्निंग से ये आया हुआ है और ये जुड़ा हुआ है लॉ ऑफ रेडीनेस से, जब तक बच्चे खुद तैयार ना हो, जब तक बच्चे तैयार नहीं होंगे आप उन्हें नहीं सिखा सकते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, टू एक्सप्लेन प्रेडिक्ट कंट्रोल फिनोमिनन आर गोल्स ऑफ, परिघटनाओं की व्याख्या करना भविष्यवाणी और नियंत्रित करना किसके लक्ष्य हैं, ये जुड़ा हुआ है आपका साइंटिफिक मेथड से वैज्ञानिक विधियों से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रिलेटेड टू, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे जुड़ा हुआ है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी सोच से जुड़ा हुआ है। आप एक दायरा जो है उस दायरे के बाहर सोच पा रहे हो, एक प्रॉब्लम के आप मल्टीपल सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो, आप ट्रेडिशनल तरीके की जगह उसका एक नया तरीका मॉडर्न तरीका निकाल पा रहे हो किसी भी समस्या को हल करने का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। 30 आउट ऑफ आपके कितने सही हुए ये आप कमेंट में बता सकते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसके लिए आप कमेंट कर ही सकते हैं। सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे PDFs प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर ही सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।